नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। वल्लभनगर और धारियावद के चुनाव परिणाम जब 2 नवंबर को आएंगे तब ये भले ही विधानसभा में संख्या बल को बहुत प्रभावित ना करें और हार जीत भले ही स्थानीय मुद्दों पर और सहानुभूति लहर से तय हों, लेकिन परिणाम के बैरोमीटर से राजनीति की हवा का दबाव नापा जाएगा, ये तय है। यही कारण है कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने यहाँ दिन रात एक कर रखा है और दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। यानी इन चुनावों को महज उपचुनाव की तरह नहीं लड़ा जा रहा, इनके सांकेतिक महत्व को समझा जा रहा है और दोनों ओर से ही जीत के लिए तमाम जुगत भिड़ाई जा रही है। तो आज इस पर प्राइम डिबेट में बहस करेंगे इन सवालों के जरिए कि 2 सीटों से 200 सीटों के जनमत का क्या आकलन होगा इन चुनाव में। परिणाम से ज्यादा मैसेज की चिंता में दिखाया जा रहा है क्या दमखम, और क्या सत्ता में होने का फायदा बना मुद्दों की लड़ाई है ये चुनाव। कांग्रेस प्रवक्ता आर तिवारी साहब, भाजपा के प्रवक्ता राखी राठौड़ जी हैं और महिपाल महिला जी हैं आरएलपी के प्रवक्ता, और साथ में अवधेश आकोदिया जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। इस बात पर आज निराशा अफसोस जाहिर किया गया राखी राठौड़ मैडम कि स्वर्गीय गौतम लाल मीणा के यहाँ अगर संवेदना प्रकट करने जाया जाए तो उसमें भी सियासत इसलिए दिख रही है क्योंकि 2 तारीख के परिणामों को लेकर आप पहले ही बौखला गए। इस तरह की बात आज कही गई है। राखी राठौड़ जी, देखिए जेपी शर्मा जी, हमारे हिंदू संस्कृति में एक रीजनेबल टाइम के बाद में या किसी त्योहार के निकल जाने के बाद में किसी के भी घर पर इस तरह की संवेदना प्रकट करना अशुभ माना जाता है। मुख्यमंत्री जी बहुत सारी जगहों पर नहीं गए, जैसे कि अपने कैबिनेट मिनिस्टर रहे इनके मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी के घर पर नहीं गए। उससे पहले धरियावद के अंदर नॉमिनेशन के वक्त भी गए थे, तब भी गौतम मीणा जी के घर जाकर के संवेदना प्रकट करने का काम उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब चुनाव से 4 दिन पहले जाना सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम या चुनावी हथकंडा अगर मैं कहूं तो वो काम है। और उसके अलावा देखिए, अगर किसी के यहाँ संवेदना प्रकट करने जाते हैं और उसके बाद चुनावी सभा के अंदर आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं वहां गया था, तो इससे साफ ये बात जाहिर होती है कि सिर्फ और सिर्फ इनको अपने चुनावी बेनिफिट के लिए वहां जाने का काम था। अदरवाइज परिवार के प्रति संवेदना का काम कोई मुख्यमंत्री जी द्वारा वहां पर जाकर के किया नहीं। तिवारी जी, क्या ये सियासत के लिए था, क्या ये वोटों के लिए था? ये राखी राठौड़ जिस संस्कृति की बातें कर रहे हैं जेपी शर्मा साहब, ये भारत के हजारों साल की संस्कृति है कि किसी के घर पर अगर मौत हो जाती है तो मुख्यमंत्री जी या कोई भी नेता इंसानियत के नाते जाते हैं। गौतम मीणा को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कोशिश की। उनके बेटे स्वर्गीय गौतम मीणा जी को हम भी याद करते हैं, पूरा राजस्थान याद करता है। मुख्यमंत्री जी ने उनके बेटे से सतत संपर्क किया और जो बढ़िया से बढ़िया इलाज कराने के लिए जो डॉक्टरों से कह सकते थे उन्होंने कोशिश की। अरे भारत की संस्कृति हजारों सालों से है राखी राठौड़। अगर मुख्यमंत्री जी गए अब की बार थे वहां चुनाव के बाद में, तो अगर गौतम मीणा के घर चले गए तो इसमें भी जादूगर की जादूगिरी चल रही है क्या? और अगर इसमें भी जादूगिरी चल रही है तो धरियावाद की सीट अब की बार हम जीत रहे हैं, आपकी जमीन खिसक रही है। इसलिए आप बताओ जेपी शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष जी को ये मालूम नहीं कि धरियावाद में वो कन्हैयालाल मीणा के लिए वोट मांग रहे हैं या वो खेताराम जी के लिए वोट मांग रहे हैं? जिस राज्य के मुखिया को ये पता नहीं कि विधानसभा के चुनाव में हमारा उम्मीदवार है कौन, तो फिर वो उस पार्टी की तो लुटिया डूबनी है। और आप अशोक जी को क्या ढोल रहे हो? धरियावाद की सीट अब की बार जीत रहे हैं। जननायक की जनता की जो उनकी मेहनत है, जनता के लिए उन्होंने जो काम किया है 2.5 साल के पीरियड में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वो बघेल जी कैसे कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इतने निम्न स्तर की बात अगर आप बुला रहे हो दूसरे राज्यों के मंत्रियों को, मुंडा जी को बुला रहे हो झारखंड से, उनको बुला रहे हो मध्य प्रदेश से, फिर भी भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पे हारेगी। और कांग्रेस का काम कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी का काम जो है उस पर जनता के मुहर लगेगी। संस्कृति और सामाजिक परंपरा का स्वस्थ तरीके से निर्वाह करते हुए वहां गए, इस पर भाजपा गलत उंगली उठा रही है, यही कहना चाह रहे हैं ना कुल मिलाकर के? राखी राठौड़ इसका जवाब देना चाह रही है, बोलिए। हाँ,
कांग्रेस हमेशा से एक सिलेक्टिव राजनीति करती आई है। अगर संस्कृति की इतनी ही पहचान होती तो अपने कैबिनेट मिनिस्टर के पास में क्यों नहीं गए आप संवेदना जताने के लिए? ये बोल रहे हैं कि पहली बार गए, पहली बार तो नॉमिनेशन भरने गए थे मुख्यमंत्री जी, तब क्यों नहीं उनके घर जाकर आए? प्रॉब्लम क्या है? कल जो मीटिंग हुई बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई, बहुत सारी संख्या में वहां पर लोग आए और उसी की बौखलाहट थी मुख्यमंत्री जी की, जो आज जाकर के वहां पर कहना। और आप बताइए जेपी शर्मा जी, किस संस्कृति में लिखा है कि कहीं जाकर और चुनावी सभा के अंदर उस बात को बोला जाए कि मैं वहां गया था, मैं उनसे मिलने गया था? इस तरह की संवेदना अगर आप सभी जगह प्रकट करते, यूनिफॉर्मली सब जगह जाते, तो हम कहते कि हाँ आपकी वहां के प्रति सिंपैथी थी, उस जगह के प्रति हम लोग एक अपना सामाजिक दायित्व निभाने के लिए गए थे। लेकिन गए किस लिए थे? हम सिर्फ चुनावी बेनिफिट के लिए गए थे। और आप कोरोना की बात कर रहे हैं सर, कोरोना के अंदर कांग्रेस सरकार के अंदर के पास में बहुत सारे उपलब्धियां शामिल है, जिसमें हम देखें तो आप ये टेस्ट वाले में आपने बदमाशी करी, आपने वैक्सीन की बर्बादी करी, आपने कॉन्सेंट्रेटर्स की खरीद में बदमाशी करी, सर सब जगह घोटाले हुए, सभी जगह घोटाले हुए। देश जानता है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पर वैक्सीन की बर्बादी हुई तो राजस्थान में हुई है। देश जानता है इस बात को कि राजस्थान आपने कालाबाजारी करवाई, रेमडेसिविर इंजेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से लगातार आए थे, लेकिन ये कांग्रेस सरकार की नाकामी थी। और आज भी डेंगू अगर राजस्थान में फैल रहा है, आपके मंत्री जो है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, वो राजनीतिक पर्यटन करने गुजरात में गए हुए हैं, तो लोगों ने देख लिया है अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। तो भाई कोई काम नहीं है आपके सराहना कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनावी हथकंडा है, संवेदना जताना, इसके अलावा कुछ नहीं है। राजस्थान के जननायक ने देश के अंदर स्थान लिया है। अरे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जननायक का सराहना की है कि राजस्थान कोरोना काल में अन्य राज्यों के मुकाबले आगे रहा। कॉन्सेंट्रेटर घोटाला, रेमडेसिविर ब्लैक मार्केटिंग, ये सारा पता लग जाएगा। अवधेश आकोदिया सुनिए, तिवारी जी सुनिए, अवधेश आकोदिया, क्या ये संवेदना प्रकट करने का जो सिलसिला है, इससे किसी तरह का चुनाव में फायदा या नुकसान होता है? क्या ये बात सही है कि जो सहानुभूति के वोट मिलते गौतम मीणा के सुपुत्र को, अगर उनको टिकट मिलता तो, और नहीं मिला टिकट चूंकि, तो उन जख्मों को ताजा करने के लिए ऐसा किया गया जो भाजपा आरोप लगा रही? बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत जिस तरह की महीन राजनीति करते हैं, उनका कोई भी मूव जो होता है वो नॉन पॉलिटिकल नहीं होता है। 24/7 वो पॉलिटिक्स करते हैं और उनका कोई भी मूव नॉन पॉलिटिकल नहीं होता है। तो वहां गए हैं, वहां उपचुनाव है, सबको पता है कि उनकी मृत्यु हुई थी, बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट नहीं दिया जो इतने बड़े दावेदार थे वहां से। उसके बाद उन्होंने बगावत भी की, बाद में उनको मनाया गया, लेकिन मनाया दूसरी जगह भी गया था। जो पिछले उपचुनाव हमने देखे थे वहां पर भी इस तरह, सहाड़ा जो विधानसभा थी वहां पर भी इस तरह की घटना हुई थी पूरी की पूरी, तो वहां पर भी मनाया गया था। लेकिन अल्टीमेटली वो कितना माने और कितना उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किए, हम सबने देखा। तो एक जख्म है जिससे भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी गुजर रही थी, उसका दर्द झेल रही थी दरियावद में। उस जख्म को जाके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुरेद दिया है। और इसमें मैं कुछ भी बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि जब आप राजनीति में होते हैं, जब आप चुनाव जैसा एक बड़ा आयोजन होता है, तो वहां पर कोई भी इस तरह की चूक कोई नहीं करना चाहता है। जिसको मौका मिलता है वो इस तरह का मूव करेगा ही, और यदि कोई ऐसा करता है तो वो एक इंटेलिजेंट मूव कहलाया जाएगा, और उस पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर पार्टी इस तरह का काम कमोबेश करती है जब उसे मौका मिलता है। ठीक है, राखी राठौड़ मैडम, दो प्रयोग इन दो सीटों के चुनाव में आपने किए। एक तो आपने यह संदेश देने की कोशिश की कि परिवारवाद से परहेज किया जाएगा, और परिवारवाद से आपने परहेज किया। दूसरा मैसेज आपने ये देने की कोशिश की कि हमने अपने वरिष्ठ नेताओं की बात इतना तो हम रखेंगे ही रखेंगे कि वो जो कह रहे हैं उनको टिकट भले ही नहीं दे पाए, लेकिन जिनको वो नहीं चाह रहे उनको तो टिकट हमने नहीं दिया। अब इससे आपने ये दो मैसेज तो दे दिए, लेकिन अगर इस चुनाव में दांव पर अगर साख लगी हुई है तो, और अगर चुनाव परिणाम उल्टे पड़ गए आपके प्रयोगों के चलते, तो उससे कि जो मैसेज आएगा उसकी चिंता कितनी बड़ी है? फिर देखिए, राजनीतिक पार्टी को सिर्फ एक ही चिंता होती है, चिंता ये होती है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो विनिंग कैंडिडेट हो, और उस चिंता के साथ में हमने कैंडिडेट डिसाइड किए हैं। जो डिसाइडेड कैंडिडेट हैं, चाहे धरियावत के हों चाहे वल्लभ नगर के हों, दोनों वहां पर जीतेंगे। और उसका बेस है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में, कि जो लोकल इश्यूज है उन पे अगर अपन ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर वहां पर आगे बढ़ेगी। चाहे खेत सिंह मीणा जी का एक बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट होते हुए कार्यकर्ता, जिन्होंने लगातार पार्टी के प्रति वफादारी, निष्ठावान कार्यकर्ता, और
जहां तक वल्लभ नगर के अंदर हिम्मत सिंह जी की बात है, उन्होंने कोरोना के अंदर जनता के बीच जाकर के काम किया है। वल्लभ नगर में तो और आपके वल्लभ लिए नगर के कहा जा अंदर- रहा है कि आप मुकाबले में नहीं है, दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, चौथे स्थान पर हैं। देखिए ये तो कांग्रेस दावा आप कर रही जब है। रिजल्ट आएगा ये सिर्फ कहने की बात है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जनता के बीच में जो संदेश है वो यही है कि जिसने प्रॉब्लम के वक्त में जनता के बीच में जाके काम किया, मुख्यमंत्री की तरह नहीं जो 18 महीने के बाद में आज सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच में आए, अदरवाइज जनता कोई कामों से उनको कोई सरोकार पहले कभी भी नहीं था। तो ये लोग देख रहे हैं। और वल्लभ नगर में वैसे भी जो कांग्रेस कैंडिडेट है आता हूं तिवारी, एक मिनट रुकिए, मैं महिपाल पारिवारिक मेला को लूंगा फुटबॉल एक इतनी खतरनाक है कि जीत वहां पे हो ही नहीं सकती। ठीक है महिपाल मेला, बावजूद इसके कि आपकी 4 सीटें विधानसभा में, आपकी 1 लोकसभा में सीट, उसके बावजूद भाजपा भी और कांग्रेस भी, आपको अभी तक आपका गठबंधन था, उस अवधि को छोड़ दीजिए, वोट काट चुनाव में जब भी आप जाते हैं तब की बात कर रहा हूँ, आपको वोट काटने वाली पार्टी ही मानते हुए आए हैं। इस चुनाव में भी यही कहा जा रहा है। जेपी जी, भाजपा और कांग्रेस तो दोनों कहेंगी, पूरे देश का इतिहास उठा के देख लीजिएगा। आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, वोट कटाऊ कहा गया इन्हीं दोनों पार्टियों के द्वारा। सपा बसपा का उदय हुआ, इन्हीं पार्टियों के द्वारा वोट कटाऊ कहा गया। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का उदय हुआ, इन्हीं के द्वारा वोट कटाऊ कहा गया। जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां, हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में जब इनेलो का उदय हुआ तब वोट कटाऊ कहा गया। पंजाब में अकाली दल का हुआ तब यही कहा गया। जहां जहां क्षेत्रीय दल उभरे हैं, इन दोनों राजनीतिक पार्टियों की जड़ें हिली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राजस्थान में तीसरा ऑप्शन बन के कोई राजनीतिक पार्टी उभर रही है तो ये तो यही करेंगे। और राखी राठौड़ जी ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में हमारे प्रत्याशी ने अच्छा काम किया, तो क्या कारण है कि आपका प्रत्याशी आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिंबल पे वल्लभ नगर से चुनाव लड़ रहा है? ये बात हम ठीक है, हिम्मत सिंह अरे मैडम, झाला जी की मैडम, बात की है सर मैंने। मैं हाँ मैं नहीं ठीक कर ठीक दूं है, आपको। अच्छी बात है। हर चुनाव, इन चुनाव में मैं देख रहा हूं हम शायद चौथी दफा उपचुनाव को लेकर आपस में तीनों ही नेता डिबेट में बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी कोरोना काल में राजस्थान में तिवारी जी की जननेता जी ने अच्छा काम किया, उससे बाहर नहीं निकल पा रही है। और राखी जी राठौड़ वाली पार्टी ये कह रही है कि देश में हमने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया, उससे आगे नहीं निकल पा रही है। एक्चुअली वल्लभ नगर में विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड लेवल पे क्या काम किया और कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए वहां बताने के लिए अब तक के 3.5 साल के कार्यकाल में क्या किया। चुनाव तो इस पे होना चाहिए। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हर बार यही सवाल पूछा जाता है कि हम आपको क्यों वोट दें। तो पिछले काफी लंबे समय से बात वल्लभ नगर की करें तो कहने को तो लोकतंत्र में यह है कि जनता मालिक होती है और नेता नौकर होते हैं, पर वहां की स्थिति ऐसी है कि वहां जितने भी जो नेता चुनाव जीत के आए हैं अब से पहले तक के, वो सारे बड़े घरों के नेता हैं। और आज भी जनता चप्पल खोल के उनके घरों में प्रवेश करती है। वो सोफा में बैठते हैं तो उनको नीचे बैठाया जाता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता के बीच का उन्हीं जैसा कोई नेता जो प्रत्याशी बन के आया और चुनाव में फाइट में है, उसके प्रति वल्लभ नगर की जनता जो उम्मीद देख रही है और चुनाव का जो माहौल है, मैं ये नहीं कहता ये सवाल ये उठाते हैं, ये दोनों पार्टियां ये भी सवाल उठाती हैं कि वल्लभ नगर में चूंकि आपको इस तरह का अवसर दिखा तो आपने वहां पे अपना आदमी उतार दिया, दारियावद में आपको इस तरह का अवसर नहीं मिला तो आपने वहां पर पार्टी का प्रत्याशी नहीं उतारा। से कौन चुकना चाहता है? 2018 में 17 लोगों को कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिनकी टिकटें काटी थी उनको आधा घंटा पहले ज्वाइन करवा के और से अपना सिंबल थमा दिया था। 19 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस की जिनकी टिकट काटी उनको सिंबल थमा दिया था। कौन सी दुहाई दे रहे हैं कांग्रेस और भाजपा के नेता? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो मान लिया कि नई पार्टी है, आपके पास कमजोर उम्मीदवार है। हर आदमी ये चाहता है कि हमारे पास कोई मजबूत उम्मीदवार मिले और हमारे यहाँ उदयलाल जी डांगे मजबूत उम्मीदवार थे। सारी राजनीतिक पार्टी। ठीक है मेला जी। तिवारी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे राखी राठौड़ मैडम की बात पर, अब अपनी बात भी बोलिएगा, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि मैसेज को लेकर ये अनुमान कि राजस्थान में अगर जहां आप सत्ता में हैं, भाजपा को जहां आप सत्ता में हैं, वहां अगर उपचुनाव में भाजपा 2 सीटें हार जाती है तो देश भर में मैसेज जाएगा कि भाजपा के पांव उखड़ गए और महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर उखड़ गए। ये अगर इस तरह का मैसेज पूरे देश में जाता है तो अगर कहीं आपको हार का स्वाद चखना पड़ गया तो मैसेज क्या जाएगा, इसकी भी चिंता है ना? देखो जेपी शर्मा साहब, वल्लभ नगर में तो आप जो कुछ कह रहे हो चौथे नंबर पे लड़ाई लड़ रही है। आपने अभी प्रश्न किया था तो मैं कह रहा हूं चौथे नंबर पर ही है इनके झाला साहब। अच्छा। अरे गुलाब चंद जी कटारिया हमारे नेता तो नहीं है। गुलाब चंद जी कटारिया किसी को टेलीफोन पे कह रहे हैं कि भाई मैंने तो बहुत कोशिश करी डांगी को दिलाने की। अच्छा। लेकिन वो जेपी, वो कौन सा सीपी जोशी जी के खास है, उनके बिजनेस पार्टनर है। आप बताओ, जब भारतीय जनता पार्टी की फूट चाहे धरियावद सीट हो चाहे वल्लभ नगर सीट हो, इनके सारे नेता आपस में लड़ रहे हैं तो ये तो चौथे नंबर की लड़ाई है। हमारे कांग्रेस की प्रीति शेखावत,
अपने दूसरे पति नंबर के पे कौन है? अधूरे कामों को पूरा करेगी। हाँ। अपने ससुर जो 6 बार वहां के वल्लभ नगर ठीक से है। जीत करके गए, वो आगे जो तिवारी। मंत्री रहे उनके काम पूरे करेगी और पूरे देश में मैसेज आएगा हाँ कि राजस्थान की दोनों सीटें हाँ यूपी में आने वाले समय पे अरे चुनाव सर, है। छोड़िए ना ये यूपी को। महंगाई का जो तिवारी मुद्दा साहब, है, तिवारी साहब, अरे क्यों राखी यूपी में राठौर, जा रहे हैं? महिला साहब ने तो आपकी आपके लिए आपकी शुभकामनाएं नेता देता हूं कि प्रियंका आपके गांधी उम्मीदवार वहां को आपकी जमानत नेता से- प्रियंका गांधी वहां जमानत संपूर्ण बचाने कर्ज माफी के की लिए बात एक करती मिनट है तिवारी जी। और मैं यहाँ महिला साहब 3 आपको साल हो शुभकामनाएं गए देता हूं तत्कालीन कि राष्ट्रीय आपके अध्यक्ष कह के उम्मीदवार गए थे को कर्ज माफी पे जमानत सर, बचाने के लिए सर, वोट झूठ मिल की जाए। हद होती है देश में तिवारी जो साहब, अरे महंगाई तिवारी साहब का सुनिए दौर ना, चल रहा है, JP आपकी शर्मा नेता साहब, यूपी में आज कर्ज माफी की 115 बात करती है, रुपए राजस्थान में लीटर आपकी सरकार है, आप इस पे पेट्रोल कुछ खरीद बात करके करिए। भारतीय जनता रोजाना पार्टी बहस के होती है इसके देश ऊपर। के अब नेता इसको छोड़िए, अब कैसा एक मिनट चाहते हैं? अवधेश आपको दिया, मुझे बताइए, समय बहुत कम बचा है। 2 सीटों से 200 सीटों में लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये चावल कितने पके हुए हैं, इसको देखना, ये बात कहाँ तक तार्किक लगती है। और ख़ास तौर पर इस बात को तो मद्देनज़र रखा जाना चाहिए कि चुनाव होने से पहले तक भले इसका महत्व नहीं हो, चुनाव होने से पहले तक जीत हार फैक्टर ये वो मुद्दे फला ढिमका सिंपैथी और सब कुछ है। चुनाव हो जाने के बाद परिणाम महत्वपूर्ण होगा, तब तो निश्चित तौर पर मैसेज का ही महत्व होगा ना, प्रदेश में भी और प्रदेश के बाहर भी। अवधेश को दिया। बिल्कुल जेपी जी, देखिए, इसको ये कहना कि ये पूरे राजस्थान का रेफरेंडम दो सीटों से निकल के आ जाएगा, पूरी 200 सीटों पर जनता का क्या मूड है ये पता लग जाएगा, मेरे हिसाब से ऐसा कहना उचित नहीं है। लेकिन ये पूरा के पूरा जो 2 सीटों का चुनाव है, इसका जो नतीजा आएगा उससे निश्चित रूप से एक जो परसेप्शन बनता है, एक जो मैसेज जाता है, एक संदेश जाता है, वो जरूर इससे जाएगा। आप उदाहरण देख लीजिए, पिछले जितने भी उपचुनाव हुए हैं जो सरकार के आधे कार्यकाल के बाद हुए हैं, जैसे आप देख लीजिए 2018 में 2 लोकसभा और 1 विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, तीनों को भारतीय जनता पार्टी हारी थी। तो तभी से ये परसेप्शन बन गया था कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में हार रही है, हारने वाली है। तो इस तरह से परसेप्शन बनाने में ये 2 विधानसभा की सीटों का जो नतीजा आएगा वो निश्चित रूप से एक परसेप्शन बनेगा, और जो जिसके पक्ष में आएगा वो पॉलिटिकल पार्टी इसको बनाने का प्रयास करेगी। ठीक है, राखी राठौड़ मैडम, विश्लेषक ये भी कहते हैं कि सरकार में चूंकि कांग्रेस है तो चुनाव प्रचार में भी, इस वक्त जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें भी उनको बताने के लिए उनके पास है, आश्वासन देने के लिए उनके पास उनकी वो इस क्षमता में है कि आश्वासन दे सकते हैं, लोगों को उनकी बातों पर भरोसा होगा। आपके पास सिर्फ मुद्दे हैं और कांग्रेस उन मुद्दों के जवाब में वो मुद्दे फेंक रही है, उन मुद्दों के तीर फेंक रही है जो राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त व्यापे हुए हैं। ऐसे में बहुत टफ स्थिति नहीं है क्या आपकी? देखिए जेपी शर्मा जी, जिस तरह के वादे मुख्यमंत्री जी ने आज सभा के अंदर भी कहे, वो वादे कोई मूल्य नहीं रखते, क्योंकि आपने पहले भी देखा कि दिल्ली के अंदर अभी गए तो सोनिया गांधी जी ने 2 दिन तक उनको टाइम नहीं दिया मिलने का, और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की सीट मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद ही अस्थिर है, जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार का काम होगा वैसे ही कुर्सी अस्थिर हो जाएगी। तो जनता जानती है कि टेम्पररी, और इसी प्रॉब्लम के चक्कर में, इसी बौखलाहट के चक्कर में आज मुख्यमंत्री जाकर के वहां पे चुनावी सभा कर रहे हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने राज किया 2.5 साल के अंदर, एक अनस्टेबिलिटी के साथ तिवारी जी बहुत संक्षेप में बोलिएगा। पूरी बहुत संक्षेप में भारतीय बोलिएगा। जनता पार्टी में ये राखी राठौड़ की स्थिति नहीं है। इनको तो घर बैठे सपने आ रहे हैं कि सरकार गई और हम जीते। समय हो गया, दिलचस्प बात है सरकार 5 कि साल राखी राठौड़ जी राखी राठौड़ जी की पार्टी कांग्रेस के नेताओं के कद नापती है, और कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े कद का नेता कौन है इसको नाप रही है। फिलहाल 2 तारीख पर सरकार जब है। बहुत शुक्रिया आप सभी का सरकार 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार दे करके बैठी है। आप अपने